दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में एक भयंकर वायलेंस देखने को मिल रहा है। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাই। There are many violence against peaceful protest. जहां एक समय पहले बांग्लादेश की सड़कें अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, वहीं आज उन्हीं सड़कों में बांग्लादेश के युवा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पे बिल्डिंग्स को जलाया जा रहा है तो कहीं पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि इस पूरे आंदोलन में अब तक लगभग 160 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरे देश में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। हर तरफ सेना को तैनात कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट, टीवी, रेडियो से लेकर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो कुछ भी आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की वजह है बांग्लादेश का खराब कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से बांग्लादेश में 56% जॉब सीट्स रिजर्व्ड रहती है। पर इसमें भी मेजर पार्ट आता है बांग्लादेश की आज़ादी में लड़े फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली का, जिनको जॉब में 30% का रिजर्वेशन मिलता है। आज के समय बांग्लादेश के हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हुए ये कोटा सिस्टम आज एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि उस समय से ही शुरू हो गई थी, जब शेख मुजीबुर रहमान द्वारा इस कोटा सिस्टम को लाया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को लेकर हो रहे विरोध को समझने के लिए पहले हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री को समझना होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों की शुरुआत तब से हुई जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। देखिए, 1971 से पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वेस्ट पाकिस्तान, जहाँ पर डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स चलती थी, वही लोग ईस्ट पाकिस्तान में भी रूल कर रहे थे। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, वीक डिफेंस फोर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से वेस्ट पाकिस्तान में बैठे सत्ताधारी लोगों के कंट्रोल में था, तो ना ही वो वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे और ना ही उनकी डिमांड्स को सुनते थे। वैसे ईस्ट पाकिस्तान, जो बंगाली मुस्लिम से इंस्पायर था, वो भी वेस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स के साथ नहीं रहना चाहते थे। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान लोगों पे हो रहे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उस समय शेख मुजीबुर रहमान एक बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे। वो ईस्ट पाकिस्तान में रह रही बंगाली लोगों की आवाज बन चुके थे। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए और आज़ादी के लिए आवाज उठाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के पिताजी थे। अब उस समय बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान के साथ थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान ही बांग्लादेश में रूल करे। इन लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर आज़ादी की आवाज़ को दबाने की काफ़ी कोशिश करी और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन लोगों को ही बाद में रज़ाकार बोला गया। रज़ाकार एक उर्दू वर्ड है और बांग्लादेश में इसका मतलब होता है देशद्रोही। इसको लेके भी इस समय काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। देखिए, सीधे बात करते हैं 1971 की, जब बांग्लादेश के लोग पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट अपनी खुद की एक फोर्स तैयार करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है मुक्ति वाहिनी, यानी कि द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इसका सपोर्ट इंडियन आर्मी भी करती है इनको ऑपरेशन के लिए ट्रेन करने में। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच चल रही इस लड़ाई के चलते कई रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आने लगते हैं। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब इस चीज़ को देखती है, तो वो ये फैसला देती है कि क्यों ना हम इन रेफ्यूजीज को शेल्टर देने के बजाय बांग्लादेश का इस वॉर में साथ दे और उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में उनकी मदद करें। इंदिरा गांधी के ऑर्डर पे इंडियन आर्मी भी इस लड़ाई में इंटरफेयर करती है, जिसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर देती है। साल 1972 में पाकिस्तान द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और वो रिकॉग्नाइज करते हैं बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अब 1971 की वॉर में जहां बांग्लादेश एक नया देश बना और पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं, वहीं बांग्लादेश आज उसी वॉर के कारण विरोध प्रदर्शन फेस कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ
तो उस संघर्ष में ईस्ट पाकिस्तान के कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई। यानी कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बहुत से लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वो जो लोग बांग्लादेश को आज़ाद कराने में शहीद हुए और जिन लोगों का इसमें इम्पोर्टेंट रोल था, उन्हें और उनके बच्चों को बांग्लादेश की सरकार ने, मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का प्रोविज़न रखा। और यही अभी के प्रोटेस्ट का सारा बवाल है, क्योंकि इस प्रोविज़न में वॉर में शामिल फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को 30% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। 1971 के बाद से अभी तक सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को, 10% औरतों को, 10% उन लोगों को जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, 5% अल्पसंख्यक लोगों को और 1% विकलांग लोगों को। देखिए, फिर समय आता है 15 अगस्त 1975 का, जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार को बांग्लादेश आर्मी के कुछ सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है। केवल उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना बच जाती है, क्योंकि उस समय वो विदेश में थी। जिसके बाद कुछ सालों तक बांग्लादेश में मिलिट्री शासन रहा और तब तक कोटा सिस्टम पूरी तरीके से सस्पेंड था। 1996 में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पावर में आती है और वो फिर से इस कोटा सिस्टम को लागू कर देते हैं। 5 साल सरकार चलाने के बाद 2001 में फिर से गवर्नमेंट चेंज होती है और बीएनपी पावर में आती है। जिया खालिद, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वो इस कोटा सिस्टम को फिर से हटा देती है। इसके बाद आता है साल 2009, जब शेख हसीना दोबारा से देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है और वो फिर से देश में कोटा सिस्टम को लाती है, क्योंकि वो हमेशा से ही इसकी कट्टर समर्थक रही है। 2009 से लेकर अब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ही पावर में रही है। अभी हाल ही में हुए इलेक्शन को भी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने जीता और शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। देखिए, आज बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। साल 2018 में भी छात्रों ने ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया था, जिस वजह से सरकार को कोटा सिस्टम सस्पेंड करना पड़ा। और अब तक एग्जाम मेरिट बेस में कंडक्ट किए जा रहे थे, लेकिन 2018 के समय ही फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाती है, जिसका फैसला अभी 5 जून को आया और कोटा सिस्टम को फिर से इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। इस फैसले से नाखुश लोगों ने इसका विरोध किया और सड़कों में प्रोटेस्ट किया। देखिए, बांग्लादेश दुनिया की 8वीं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां की टोटल पॉपुलेशन 17 करोड़ से भी ज़्यादा है। इनमें से 4 करोड़ से भी ज़्यादा उन लोगों की संख्या है जो 15 से 30 साल के हैं। तो बांग्लादेश के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। वैसे तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर भी हैं, लेकिन अब वहाँ पे लिमिटेड जॉब्स ही अवेलेबल हैं। और वैसे भी बांग्लादेश के यूथ का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में है। आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या ही डिफरेंस है, पर दोस्तों डिफरेंस है, क्योंकि जहाँ पे प्राइवेट जॉब में आपको ये भरोसा भी नहीं होता है कि कल आपकी जॉब रहेगी भी या नहीं, वहीं पर गवर्नमेंट आपको सिक्योर जॉब देती है। हर महीने टाइम पे आपकी सैलरी आती है और आपको टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट भी मिलता है। लेकिन बांग्लादेश में हर साल लिमिटेड पोस्ट पे ही जॉब निकलती है, जिसके लिए लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उसमें भी 56% सीट पहले से ही रिजर्व्ड होती है। यानी कि 100 में से सिर्फ 44 सीट्स के लिए ही जनरल स्टूडेंट्स में कंपटीशन होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें 30% सीट तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए ही रिजर्व्ड होती है। अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इन्हीं 30% रिजर्व सीट से प्रॉब्लम है। उनकी ये डिमांड है कि इस 30% रिजर्वेशन को कैंसिल किया जाए और रिजल्ट को मेरिट बेसिस पे अनाउंस किया जाए। और एक तरीके से ये डिमांड सही भी है, क्योंकि आप इस बेसिस पे उन 30% लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बांग्लादेश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, हम इस चीज़ को मानते हैं कि उस समय वॉर में फ्रीडम फाइटर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, पर आज उस बिहाफ में उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को उसका बेनिफिट देना सही नहीं है। वैसे भी ऐसी कंट्री में जहां पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हाई है और जॉब इतनी कम। दोस्तों, 5 जून को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारे छात्र जुलाई महीने की शुरुआत से इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। कई दिनों तक ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चला। मामला नारेबाजी और रैलियों तक ही सीमित था। लेकिन 15 जुलाई को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल जाता है। इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी से होती है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की।
आपको बता दें कि बांग्लादेश छात्र लीग शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की स्टूडेंट विंग है। जैसे हमारे भारत में बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी है और कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई। ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसा के बाद कई और कॉलेजेस में भी हिंसा हुई, फिर तो पूरे देश में ये प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया और देखते देखते इसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया। इस मामले में चिंगारी तो तब लगी जब शेख हसीना ने अपनी एक स्टेटमेंट में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को रजाकार बोला। देखिए, बांग्लादेश के लिए रजाकार कोई छोटा वर्ड नहीं है। ये वो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के समय पाकिस्तान का साथ दिया और उस समय पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की लाखों औरतों का रेप किया। उस समय देश में सबसे ज़्यादा ब्रूटैलिटी इन्हीं लोगों ने की थी। अब प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को इनसे कंपेयर करने की वजह से ही दंगे और भड़क गए। बांग्लादेश सरकार ने छात्र आंदोलन को रोकने के लिए बीएसएफ लगाने का फैसला लिया, लेकिन आंदोलन शांत होने के बजाय और भड़क गया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने बांग्लादेशी नेशनल टीवी बीटीवी के ऑफिस में हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। लोगों द्वारा नरसिंहगढ़ी डिस्ट्रिक्ट के जेल में हमला करके सैकड़ों कैदियों को छुड़ा लिया गया और ढाका समेत कई शहरों में पब्लिक प्रॉपर्टी पे हमला करके उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के बीच भिड़ंत होने लगी, जिसमें अब तक 160 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें 3000 से भी ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बांग्लादेश में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट सब बंद है और हर तरफ आर्मी को तैनात किया गया है। इस मामले को 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार प्रोटेस्ट को रोक पाने में असफल रही है। हालांकि अब कहीं ना कहीं शेख हसीना को स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट के सामने झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग अगस्त में होनी थी, उस हियरिंग को प्रीपोन किया गया। 21 जुलाई को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि देश में 93% गवर्नमेंट जॉब्स में भर्तियां मेरिट के आधार पर की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो लोग 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, उनके परिवार को सिर्फ 5% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा और बाकी 2% जॉब्स को माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडरों और विकलांग लोगों के लिए रिजर्व्ड रखा जाएगा। पर ऑर्डर आने के बाद भी अब तक यह आंदोलन पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। अभी भी लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स कोटा सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेलकम किया है, लेकिन उनका कहना है कि प्रोटेस्ट अभी नहीं रुकेगा जब तक कि सरकार इस ऑर्डर को इशू नहीं करती है। और सारे स्टूडेंट्स की अब ये डिमांड है कि पिछले कुछ दिनों में अरेस्ट हुए सैकड़ों स्टूडेंट्स को पुलिस द्वारा रिहा किया जाए। साथ ही जो सारे सिस्टम के ऑफिशियल्स हैं जिनकी वजह से इतनी मौतें हुई है, उनको अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा। देखिए, असल में ये प्रोटेस्ट था तो स्टूडेंट्स का कोटा सिस्टम के विरोध में, लेकिन इसमें कई और भी बहुत सारे फैक्टर ऐड ऑन हो गए थे। कई रिपोर्ट्स ने तो ये भी दावा किया कि इसको हिंसक बनाने में विपक्षी पार्टियों का हाथ था। वैसे भी पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिए इस तरह के हिंसक आंदोलन चलाने की कोशिश की, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया है और विपक्षी पार्टियां जैसे कि बीएनपी एंटी इंडिया, इसलिए वहां एंटी इंडिया कैंपेन भी खूब चलाए जाते हैं। लेकिन इन इलेक्शन में बात बनी नहीं। चुनाव में शेख हसीना को जीत प्राप्त हुई। अब जब कोटा सिस्टम को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो विपक्षी पार्टियों को सरकार के खिलाफ एक मौका नजर आया और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने विपक्षी दलों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऑपोजिशन के कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है और पब्लिक गैदरिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इस प्रोटेस्ट के इतने वायलेंट होने के पीछे का एक बड़ा रीजन शेख हसीना से गुस्साए लोग भी हैं। लोगों का ये मानना है कि शेख हसीना हर जगह अपने लोगों को प्रायोरिटी देती है। यहाँ पे अपने लोगों से मतलब है कि वो लोग जो आवामी लीग पार्टी में हैं और साथ ही वो लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साथ थे। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर भी लोग सरकार से नाराज़ थे। साथ ही साथ कई लोगों का ये भी मानना है कि शेख हसीना तानाशाही रवैये को अपनाती है। हाल ही में हुए इलेक्शन पर भी लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए, इसमें ऑपोजिशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। बांग्लादेश के बहुत से लोगों को शेख हसीना का प्रो इंडिया होना भी पसंद नहीं है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जितनी सुलझी हुई लगती है उतनी है नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम बांग्लादेश पॉलिटिक्स और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने के बाद भी ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा।
और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।